मेहरबान सिंह पूर्वा नाम का एक बहुत ही पिछड़ा गांव हुआ करता था। उस गांव का प्रधान गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था। उसने धोखे से गांव में रहने वाले सभी किसानों के खेत अपने नाम करवा लिए थे। उसी गांव में मोहन का भी परिवार रहता था। मोहन अपनी पत्नी और अपने जवान बेटे शेखर के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था। एक रात उसने अपने बेटे से कहा, शेखर बेटा, हमारी तो उम्र हो चली है। हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी अपनी बहू का मुंह देख ले। तू शादी कर ले बेटा। पिताजी, मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी तो आप लोग करेंगे ना। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? हम लोग तो शादी बहुत पहले कर चुके हैं। अरे माँ, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी शादी तो आप लोग करेंगे ना। आप लोग लड़की ढूंढेंगे, आप लोग ही सारा इंतजाम करेंगे। मैं भला खुद से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तो ऐसा बोलना बेटा। अगले ही दिन मोहन खेतों के पास गांव के एक पंडित जी से मिला। पंडित जी, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। मोहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी नजर में एक लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी भी है। मैं बात चलाता हूँ। और हाँ, तुमने प्रधान जी को तो बता दिया है ना? बस आपसे बात हो ही गई है, अभी जाकर प्रधान जी को भी बता देता हूँ। मोहन ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर प्रधान और मुनीम दोनों एक साथ आ गए। मुनीम जी, इस आदमी की इतनी जुर्रत कि इसने अपने बेटे की शादी के बारे में मेरी बेटी से सोचा, हाँ? और मुझसे पहले इस पंडित को बता दिया। इन दोनों को उठाकर कारागार में डाल दो और इनकी अच्छे से धुनाई करो। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मोहन ने आपसे बात नहीं की है। प्रधान जी, ऐसा मत कीजिए। मैं बस आपको बताने आ ही रहा था, तभी आप आ गए। सभी गांव वालों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ का इंसान सोचता बाद में है, बताता पहले है मुझे। शादी का ख्याल तुम्हारे मन में आया था तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, उसके बाद अपनी पत्नी को, फिर अपने बेटे को, और सबसे अंत में पंडित जी को। भूल गए क्या इस गांव की परंपरा? प्रधान जी, मुझे लगता है मोहन भूल गया होगा। बेचारे को टेंशन बहुत है ना। मुनीम, तुम अगर ज्यादा उसकी तरफदारी करोगे तो मैं तुम्हें भी कारावास के अंदर डाल दूंगा और उल्टा लटकाकर 100 कोड़े मारूंगा। चल मोहन के बच्चे, बिना प्रधान जी को बताए अपने बेटे की शादी की बात करता है। पंडित, तो भी चल, आज तेरी गुरु दक्षिणा तुझे मैं दे ही देता हूँ। मुनीम उन दोनों को जबरदस्ती पकड़कर प्रधान की हवेली ले गया और उन्हें कारावास में डाल दिया। फिर प्रधान ने अपने हाथों से उन दोनों को 20-20 कोड़े मारे। तो अब बताओ, शादी की बात कहाँ तक पहुँची तुम्हारे बेटे की? प्रधान जी, अभी तो पंडित जी ने लड़की तक नहीं देखी। कुछ दिनों में पंडित जी लड़की की फोटो मुझे दिखाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप हाँ कर देंगे तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूंगा। चलो, कम से कम 20-20 कोड़े खाने के बाद तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। पंडित और मोहन कराहते हुए, अपने दर्द को छुपाते हुए वहाँ से निकल गए और अपने अपने घर चले आए। क्या बात है, आपने आने में आज बहुत देर कर दी। शेखर आपको ढूंढते हुए खेतों में गया था, आप खेतों में भी नहीं थे। तुमको हर बात बतानी जरूरी है क्या? पंडित जी मुझे लेकर गांव के चौराहे तक चले गए थे। वहीं पर मैं उनसे शेखर की शादी की बात कर रहा था। जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। मोहन ने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया। खैर, कुछ दिनों बाद पंडित जी एक लड़की की तस्वीर लेकर मोहन के पास आए। मोहन ने पहले वो तस्वीर प्रधान को दिखाई और प्रधान ने जब हाँ कर दी तब मोहन ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद शेखर की शादी लीला नाम की एक लड़की के साथ हो गई। बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म है। मैं जल्दी से जाकर प्रधान जी से बता देती हूँ और अगर वो कहेंगे तो पूरे गांव को निमंत्रण दे दूंगी। सासू माँ, प्रधान जी क्या इस गांव के भगवान है जो सबको बुलाने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे लीला, धीरे धीरे बोलो। प्रधान के आदमी चारों तरफ रहते हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। शेखर बिल्कुल सही कह रहा है बहू, अभी तुम हमारे प्रधान को जानती नहीं हो। कुछ भी करना होता है सबसे पहले उसे बताना होता है। बच्चा भी प्रधान से परमिशन लेकर पैदा होता है, वरना प्रधान उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता है। तो बाकी के गांव वाले क्या चूड़ियां पहनकर घर में घुसे रहते हैं? कोई उसकी खिलाफत नहीं कर सकता क्या? शेखर बेटा, तू अपनी बीवी का मुंह बंद करा, वरना इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। तब तक मैं जाकर प्रधान जी और बाकी गांव वालों को निमंत्रण देकर आती हूँ। शेखर की माँ सबसे पहले प्रधान के घर निमंत्रण देने गई। उसके बाद गांव वालों को भी निमंत्रण दे दिया। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म एक साथ शुरू हो गई। लीला ने सबके लिए खाना बनाया। सबने बारी बारी से लीला का चेहरा देखा और उसे थोड़ा बहुत उपहार दिया। रात में दोनों की सुहाग रात थी। शेखर, उस प्रधान के बारे में तुम मुझे थोड़ा और बता सकते हो क्या? लीला, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जिंदा रहना है तो प्रधान के बारे में कुछ भी कभी भी मत बोलना। ठीक है, जल्दी से सुहागरात मना लेते हैं क्योंकि मुझे जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। लीला, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब पढ़ाई करके क्या फायदा?
फायदा और नुकसान बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें शेखर। खैर, दोनों सुहागरात मनाकर सो गए। अगली सुबह लीला 4 बजे उठकर नहा धोकर पढ़ाई करने बैठ गई। जब तक सभी लोग सोकर उठे तब तक उसने सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रख दिया था। जब शेखर और मोहन खेतों में काम करने के लिए निकल गए तब लीला ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, क्या आप मेरे साथ गांव घूमने के लिए चलेंगी? मैं ये पूरा गांव एक बार देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। दोनों सास बहू गांव घूमने निकल गई। लीला पूरे गांव को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी उसने देखा कि गांव का एक आदमी बहुत ही परेशान हालत में भागता हुआ चला आ रहा था। अरे, क्या हो गया छगनलाल, कहाँ जा रहे हो भागते हुए? माताजी, मेरी बिटिया की हालत बहुत खराब है, मैं उसे देखने उसके ससुराल जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। छगनलाल फिर से भागने लगा। वो थोड़ी दूर गया ही था कि तभी वो प्रधान और उसके आदमियों से टकरा गया। लीला और उसकी सास भी वहीं पर खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए कहीं भी जाने की? कहाँ जा रहे हो तुम? छगनलाल प्रधान के सामने पीट करके खड़ा हो गया। प्रधान जी, मुझे अभी अभी खबर मिली कि मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आपसे बता नहीं पाया। जल्दी से मुझे कोड़े मार दीजिए, मुझे जल्दी पहुंचना है उसके पास। सासू माँ, ये क्या बदतमीजी है? बहू चुपचाप खड़ी रहे, कुछ बोलना मत। ये प्रधान बहुत अलग टाइप का इंसान है। ये औरत और मर्द में बिल्कुल भी फर्क नहीं करता। प्रधान ने बहुत ही जोर जोर से 10 कोड़े लगाए। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 10 कोड़े मारे। 10 कोड़े तुम्हें मैं किसी और दिन मारूंगा। अब जल्दी से जाओ और दोबारा बिना मुझे बताए कुछ भी मत करना, फिर चाहे कितनी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए। लीला से ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो रात भर पढ़ाई करने लगी। एक रात 2 बजे जब शेखर की नींद खुली तो उसने देखा लीला पढ़ाई कर रही थी। लीला, तुम रात भर क्यों पढ़ाई किया करती हो? 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, इसलिए पढ़ रही हूँ। मेरा पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इस गांव के लिए। 1 हफ्ते बाद लीला का एग्जाम हुआ और उसने टॉप किया, लेकिन ये सब खबरें उस गांव तक पहुंचती ही नहीं थी। कुछ महीने बाद लीला अपनी ससुराल वर्दी में पहुंची, क्योंकि वो अब पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी थी। बहू, मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रही हो। तुम तो सच में थानेदार बन गई। सासू माँ, मैं रात भर पढ़ाई सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए तो करती नहीं थी। अब देखना, इस गांव में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सबसे पहले तो मैं इस प्रधान के बच्चे को सुधारूंगी। सुबह सुबह लीला पुलिस की जीप और बहुत सारे हवलदारों के साथ प्रधान की हवेली पहुंच गई। लीला ने वहां पहुंचते ही प्रधान को डंडे मारने शुरू कर दिए। अरे दरोगाइन, ये क्या कर रही हो? हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? हवलदार, अपनी अपनी बेल्ट उतारो, और जब तक इसकी चमड़ी न उधड़ जाए इसे छोड़ना मत। अरे बहू, तुम तो थानेदार बन गई, तुम तो इसी गांव की बहू हो, फिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रही हो? तुझे पता है मैंने तुझे क्यों मारा? नहीं दरोगाइन साहब, वही तो हम कब से आपसे पूछ रहे हैं, क्यों मार रही हो हमको? आज से इस गांव में तू और तेरे आदमी अगर सांस भी लेंगे तो मुझसे पूछ कर लेंगे। अगर एक भी सांस बिना मेरे परमिशन के ले ली तो ये डंडा तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगी। बाकी गांव वालों को पूरी छूट है, वो अब अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। अब प्रधान को समझ में आ गया था कि लीला को इतना गुस्सा क्यों था। आज के बाद 50 हवलदार इस प्रधान की हवेली में ही रहेंगे। अगर बिना पूछे ये कुछ भी करे तो 100 बेल्टे मारना इसे। जी मैडम। उस दिन के बाद थानेदार लीला ने प्रधान का जीना दुश्वार कर दिया। इसीलिए कहते हैं, जुल्म उतना ही करो जितना सहने की क्षमता हो।